ठीक है, चंद्रमा 12वें भाव में। चंद्रमा का ये लास्ट टॉपिक है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं? सर अननेसेसरी खर्च होना। ठीक है, और सिर्फ फॉरेन ट्रैवल। ठीक है, सिर्फ ओवर थिंकिंग, क्योंकि सर इसमें 6-8 बार अच्छा नहीं होता। चंद्रमा तो मानसिक अशांति भी देगा। ठीक है, सर नींद वगैरह। जी। देखो चंद्रमा, सर नींद वगैरह भी उनकी देखते हैं ना। नींद का जो है देखो पूरा कॉम्बिनेशन है, मतलब वो एक भाव से नहीं देखते। नॉर्मली क्या है, हम सुख भाव ये है, ठीक है, और सुख का दूसरा रूप जो हम समझते हैं वो नींद भी है, ठीक है। नींद का ये भी भाव है, नींद का ये भी भाव है, नींद का ये भी भाव है। लग्न जो है हर चीज के लिए जुड़ा हुआ है। तो जब आपके पास में अगर क्वेश्चन आता है कि मैंने आपको एग्जांपल दिया तो था कि एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने जो है फोन किया कि एक वाइट कलर का बहुत बड़ा स्नेक जो है मैंने देखा, और उसके 3 या 5 फन बताए थे उसने, और उस पे ना गोल्डन कलर का कुछ क्राउन वगैरह पहन रखा था उसने, ठीक है। तो उसमें प्रश्न कुंडली में 8th हाउस का लॉर्ड और 9th हाउस का लॉर्ड लगन में थे, और वहां पे जुपिटर भी थे, समझ रहे हो आप। तो कुछ ऐसी हिडन शक्तियां हैं जो वो अटेन कर रहा था। तो उसमें जो है आप ये देखो, सपने का फल जब हम निकालते हैं तो हम 4th हाउस देखते हैं, यहाँ पे कुछ नेगेटिव नहीं था, चंद्रमा यहाँ पे थे तो पॉजिटिव एस्पेक्ट आ रही थी चंद्रमा की, ठीक है। और हम लग्न से देखते हैं, लग्न से तो पहला क्वेश्चन हम देखते ही देखते हैं, तो आप ये लगा लो कि उस बंदे को, उस बंदे की कुंडलिनी जागृत होने से ठीक पहले या उसी समय जो है इन नाग भगवान की जो है, नाग भगवान के जो है दिव्य सपने आने शुरू हो गए थे। हमेशा नहीं आते थे, कभी कभी आए थे। तो 8th हाउस का मैटर आया, तो इससे ये कुंडलिनी जागृत करता था अपनी, तो इसकी कुंडलिनी जागृत हो गई। गुरु भी थे पॉजिटिव, तो हम जब सपने के बारे में देखते हैं तो वो हमारा जो 4th हाउस है और लग्न है, और उसके बाद 12th हाउस है। 12th हाउस इसलिए है कि ये पूरे दिन का जो झंझट है, ये पूरे दिन का जो काम है, ये सब छोड़ के जो है ये हमारा सह्य सुख है। सह्य सुख मतलब बेड का सुख। जब हम यहाँ पे सो जाते हैं रात्रि को, तो यहाँ ये जो पॉइंट है एकदम 1st हाउस में एंट्री से पहले और 12th हाउस का लास्ट, बिल्कुल यहां से हम एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं, और जब नींद आ जाती है हमें तो यहीं यहीं हम फंसते हैं जाके, ठीक है। जो हम सपने देखते हैं अच्छे या बुरे, जब हमारा सूक्ष्म शरीर जो है निकलता है और बाहर भ्रमण करता है, ये वही है। और जब हम इस भौतिक जीवन में अपना शरीर छोड़ देते हैं, वो दूसरे दुनिया में जाते हैं, ये भी वही पॉइंट है।
12th हाउस का एंड और फर्स्ट हाउस की स्टार्टिंग, बिल्कुल मतलब जहां पे वो बिल्कुल मिलते हैं। ये जो पॉइंट है ये पूर्वी क्षितिज है, मतलब जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, ये वही चीज है। इसीलिए हमारे यहाँ कोई भी चीज ऐसी नहीं है बेफालतू की या बिना लॉजिक की। जब मान लो ये पूर्वी क्षितिज है, ठीक है, यहां से सन निकलते हैं, ठीक है, प्रतीत होते हैं निकलते हुए, तो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये जो है आकाश है। ये वही पॉइंट मैंने बताया 12th हाउस का और फर्स्ट हाउस का बिल्कुल मीटिंग पॉइंट, तो ये पूर्वी क्षितिज है। तो एग्जैक्ट जब इस पे रोशनी पड़ती है, जब इस पे सन की एनर्जी पड़ती है, तो वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, ठीक है। ये संध्या काल है, समझ रहे हो? संध्या आपको लगेगा सुनने में कि शाम का है, शाम को बोलते हैं, नहीं नहीं, संध्या संध्या का मतलब होता है दो चीजों का मिलना एक टाइप से, ठीक है, या दो पहर का मिलना, एक पिछले वाला पहर एक उससे अगले वाले पहर का, ठीक है। संध्या तीन होती है, एक तो सुबह की, एक दोपहर की, एक शाम की, ठीक है। तो जब जो है ये संध्या का समय होता है, तो तब जो है भजन पूजन किया जाता है। अगर हम उठी 9-10 बजे रहे हैं सुबह के, तो इस टाइम का कोई मैटर नहीं है, इस टाइम के लिए, इस टाइम की बहुत महत्ता है, ठीक है। इस टाइम जब ये टाइम होता है, जब यहाँ पे सूर्य हिट करते हैं, तो ये आप ये समझ लो कि एनर्जी का द्वार है। ये वही द्वार है जहां से हमने यहां जन्म लिया है। तो जो उस टाइम पे एनर्जी आती है, अगर उस टाइम पे कोई भजन पूजन मंत्र जाप आदि करता है, तो उसे मोक्ष आदि की प्राप्ति होती है, या उसके जो पूजा पाठ वगैरह हैं वो सब फलीभूत होते हैं। ठीक ऐसा ही काम संध्या के समय होता है, जब सूर्य छिपने वाले होते हैं, डूबने वाले होते हैं, ठीक है, जब दोनों समय मिलते हैं, ठीक है। आपको वो वाली कहानी याद है, उसने वो हिरण्यकश्यप वाली, उसने जो टाइम वो अपना वरदान मांगा था, वो मांगा था जब दिन, ना तो दिन हो ना रात हो, समझ रहे हो? तो ये वही है, ना तो सुबह है ना रात्रि है, और शाम की जब संध्या होती है, ना तो तब दिन होता ना रात होता है, समझ रहे हो? तो ऐसे टाइम पे कुंडलिनी जागरण मंत्र जाप वगैरह करके जो है इस वाले बंधन से, जो ये 12 भावों के बंधन है, जो नवग्रह के बंधन है, इनसे निकला जाता है। ये वही गेटवे, और प्रकृति भी जो है उस टाइम पीरियड को डेली डेली लेके आती है। अब कोई चाहे तो प्रैक्टिस कर ले, कोई ना चाहे तो वो उसकी अपनी मर्जी। शाम के टाइम हमारे यहाँ पे बोला जाता था, अगर कोई शाम के टाइम में ना सो रहा होता था ना, तो लोग बोलते थे कि शाम के टाइम तो मुर्दे भी खड़े हो जाते हैं, भाई तो क्यों सो रहा है? बीमार आदमी भी अपनी जो है अपना बेड छोड़ देता है उस टाइम तक, चाहे उसे 2 मिनट के लिए बैठना पड़े। तो वो संध्या का समय जो है वो भगवान के ध्यान का, मंत्र जाप आदि का होता है, तो वो मोक्षदायक है। तो सपनों का भी वही पॉइंट है, ठीक है। लेकिन सुख वाली बात है, तो नींद यहां से भी हमारी कनेक्टेड है, ठीक है। सपने यहां से भी हम देखते हैं, और लग्न तो होता ही है अच्छे बुरे सपने के, ठीक है। जिसका लग्नेश जो है 12th हाउस में पीड़ित हो या 8th हाउस में पीड़ित हो, कभी कभी आपने देखा होगा कि हमेशा नहीं, जब भी कभी बुरा सपना आएगा, ठीक है, तो हम जो है हमारा जो लग्नेश है वो 6-8-12 भाव से कनेक्टेड, या उन भाव के स्वामी से कनेक्टेड होगा, ठीक है, गोचर में। तो तब जो है, और जब मंगल से कनेक्टेड होगा, तो आप देखोगे कि खून दिखना, मारकाट दिखना, लड़ाई झगड़े होना। जब राहु से कनेक्टेड होगा, तो बुरे बुरे सपने, जैसे नर्क के, सांप के काटने के,
गुरु से, चंद्रमा से, शुक्र से, बुध से, ये अच्छे सपने देखते हैं क्योंकि शुभ ग्रह हैं। एस्ट्रोलॉजी में कोई भी भाव ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो, ठीक है। कोई भी भाव ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो। 12th भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 10th है, जितना 9th है, जितना 5th है। रीजन क्या है कि मान लो वो कमा तो चाहे महीनों में करोड़ों रुपए कमा रहा है, ठीक है, लेकिन 12th हाउस खराब है तो वो गवा भी देगा, तो उसके कमाने का फायदा है कुछ नहीं। अगर कोई आदमी 10,000 रुपए पर मंथ भी कमा रहा है और उसमें से वो 6,000 7,000 रुपए पर मंथ बचा रहा है तो वो अच्छा है, उसका 12th हाउस अच्छा है। जिसका 12th हाउस अच्छा है वो हॉस्पिटल्स बहुत कम जाता है, हॉस्पिटल्स में खर्चे बहुत कम होते हैं। 12th हाउस लग्न की हानि है, फर्स्ट हाउस की हानि है। तो 12th हाउस या 12th लॉर्ड अफ्लिक्शन में नहीं है तो आपकी एज भी बढ़ती है, ठीक है। एक लेवल क्या है, एक लेवल एज का ये है, एज हम यहां से देखते हैं, ठीक है, एज हम यहां से देखते हैं। मान लो मंगल यहीं पे बैठा है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि भाई एज ठीक ठाक होगी, आप यही तो बोल सकते हैं। लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं होता है। आप इस दोष से बच जाओगे क्या, ये लग्नेश है, भाई मंगल है, दो राशियां हैं, एक तो 8th हाउस में पहुंच गई, एक ये लग्न की भी है, तो लग्नेश जब 8th हाउस में पहुंच जाएंगे, बेशक वो खुद की राशि में ही क्यों ना गए हैं, लेकिन अफ्लिक्शन में आ जाएंगे। भाई मेरे दो रूप हैं, एक तो शांत स्वभाव है, एक मेरा गुस्से वाला भी है, ठीक है। तो जब गुस्से वाली बात आती है, जब मैं कहीं ऐसा फंस जाता हूं तो मैं गुस्सा करता हूं, मैं लड़ाई झगड़ा कर सकता हूं, मैं किसी को गोली मार सकता हूं, मैं किसी को चाकू मार सकता हूं, तो वो वही एनर्जी ले ली यहाँ पे मंगल ने। तो यहाँ पे जो है इन्हें दोष लगता है, बेशक ये लग्नेश है, बेशक अपनी राशि में क्यों ना बैठे, ठीक है। अब इन योगों को आप आगे आगे बढ़ा के देखो। मान लो ऊपर से चंद्रमा भी 12th हाउस में चला गया। चंद्रमा मैंने आपको बताया कि आपकी एज को भी डिफाइन करता है क्योंकि जीवन की घटनाओं का कारक है। चंद्रमा को यह वरदान है कि भाई इसके बिना कोई घटना नहीं घटती, ठीक है। अब एज और कम होगी, पहला दोष लग्नेश का बन गया, ठीक है। अब चंद्रमा को पीड़ित करने के लिए और लग्न को पीड़ित करने के लिए सूर्य आ गए। 12th हाउस शरीर की हानि है। चंद्रमा एक तो अमावस्या के आसपास का टाइम है, ऊपर से लग्न के बिल्कुल 12वें भाव में क्रूर ग्रह आ गए। अब मान लो दूसरी साइड केतु आके बैठ गए या शनि आके बैठ गए या दोनों आके बैठ गए, तो ये लग्न जो है पाप कर्तरी में फंस गया। तो अब जितने जितने योग जो है आपको दिखते जाएंगे उतनी उतनी एज कम होती जाएगी, ठीक है। लग्न में क्रूर ग्रह परेशान करते हैं, एज को कम करते हैं। तो चंद्रमा 12वें भाव में हम पढ़ रहे हैं। चंद्रमा जिन जिन चीजों का कारक है वो हमारी 12th हाउस से जुड़ जाएंगे। चंद्रमा सुख का कारक है, वो 12th हाउस में जाके जुड़ जाएंगे। चंद्रमा हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, बचपन की हेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है, आयु को भी रिप्रेजेंट करता है, तो वो 12th हाउस से जुड़ जाएंगे। अब हमें वहां पे ये देखना है कि चंद्रमा जो है शत्रु की राशि में है या मित्र की राशि में है या फिर बलवान होकर बैठा है। 6 8 12 में अगर कोई ग्रह बलवान होकर बैठता है तो वो पावर रखता है हमें डिस्ट्रॉय करने की, हमें खत्म करने की, हमें बर्बाद करने की।
आपको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, मैंने लग्नेश के टाइम पीरियड में लोगों को मरते हुए देखा। समझ रहे हो? लग्नेश के टाइम पीरियड में। सर अगर वो 12th हाउस में है 6-8 12 से कनेक्टेड हो जाए या इनके लॉर्ड से कनेक्टेड हो जाए तो लग्नेश जो है मृत्यु दे देता है। और मजे की बात सुनो, उस टाइम पे पता नहीं याद रहे या नहीं रहे, ठीक है। सिंह लगन था, मैं बता ही देता हूं यहां पे। सिंह लगन था, D1 चार्ट की मैं बात कर रहा हूं और मुझे सूर्य यहां पर मिले, ठीक है। अगला इसका जो स्टेप है, शनि वक्री अवस्था में लग्न में और मंगल यहां पे। अब आप ये देखो, आप शनि को देखोगे, मंगल को देखोगे, आप बोलोगे चाहे कुछ भी हो, लग्नेश मजबूत स्थिति में है, लग्नेश उच्च की अवस्था में, ठीक है। चलो कुछ भी है, चोट चपेट लगेगी, एक्सीडेंट होगा, कुछ घटना घटेगी, लेकिन बच जाएगा। आपको देखने में कुंडली में आप फाइनल रिजल्ट इस पे पहुंचोगे इस कुंडली को देखने के बाद। समझ रहे हो? लेकिन आपको छोटी छोटी चीजें इसमें ऐड करनी है। क्या? एक तो जब भी सूर्य को या सूर्य की राशि को शनि पीड़ित करेंगे तो शनि पर्पल रूप से जो है सूर्य को तोड़ते हैं या सूर्य को हराते हैं। तो यहां सूर्य की राशि को जो परेशान कर रहे हैं, या भाई एनर्जी जो सूर्य की है वो सिंह राशि की से ही तो निकल के जा रही है, तो अल्टीमेटली सूर्य भी पीड़ित हो। लग्न पीड़ित हो गया तो लग्नेश को पीड़ित मत समझो, लेकिन आप ये समझो 50% आप पॉइंट लेके चलो लग्न के और 50% लेके चलो आप लग्नेश के। समझ रहे हो कि आधी जो वैल्यू है वो लग्न की है और आधी वैल्यू लग्नेश की, ठीक है। तो इस 50% में भी लग्न को शनि ने पीड़ित करा है। अब मैंने क्या बोला था कि अगर कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो वो बलवान हो जाता है। अब क्रूर ग्रह वक्री हुआ है तो आप ये समझो कि निश्चित तौर पे, और वो छठे भाव का मालिक है, तो वो मारक बन गया है। अब वो बहुत हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक। एक बात शनि और सूर्य का कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरी बात, जब 6 8 12 भाव का मालिक लग्न में जाएगा तो वो आयु को घटाएगा, वो प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा, वो बीमारी देगा, वो कोर्ट केसेस देगा, वो एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो यहां से हमने 100% एक नेगेटिव चीज निकाली, यहां से हमने एक 100% नेगेटिव चीज निकाली, ठीक है। दूसरी बात, अब मंगल आप यहां पे देखोगे कि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होके जो है 7th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो लग्न को देख रहा है, ठीक है। लेकिन लग्न में लग्नेश तो है ही नहीं, तो वो लग्नेश को पावर नहीं दे रहा, वो इसकी हेल्प कर रहा, ठीक है। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट समझो, जब शनि प्लस मंगल का कोई कॉम्बिनेशन बनता है तो ये संघर्ष योग बनता है। ये संग्राम का योग है। संग्राम मतलब लड़ाई झगड़ा, और ये एक्सीडेंट का योग है, ठीक है। ये हाथ पैर टूटने का योग है, ये मैरिड लाइफ में हाथ उठाने का, सिर फोड़ने का, थप्पड़ मारने का योग है। इसीलिए इसे एक शब्द में अगर बोला जाए, ये संघर्ष का योग है, ठीक। अब ना तो मंगल हारने को तैयार है क्योंकि योग कारक है, और शनि जो है, देखो शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो सभी ग्रहों को तोड़ने की ताकत रखते हैं। स्टोरी मैंने आपको बहुत पहले भी बताई थी, ठीक है। शॉर्ट में अभी बता देता हूं कि इनकी मारक क्षमता इतनी थी, सूर्य मंगल गुरु इनके आगे कोई नहीं दिख सकता। सारे ग्रह इन्होंने अलग अलग भी हराए थे और एक साथ भी हराए थे, यहां तक कि भगवान शिव के वीरभद्र आदि भी इन्होंने हरा रखे थे, नंदी वगैरह ये सब चीजें, ठीक है।
अब ये मंगल भी इन्हें शांत नहीं कर सकते, या मंगल भी इन्हें दबा नहीं सकते। ठीक, तो यहां पे भी कुछ पॉजिटिव साइन नहीं है। मंगल और शनि का भी जो है कॉम्बिनेशन, ये भी 100% नेगेटिव है। चलो, अब आपको लगेगा कि अब लग्नेश को देख लेते हैं। जब लग्नेश उच्च की अवस्था में है, चाहे यहाँ पे 3 दोष आ गए हो, तो आप यहाँ पे ये कहोगे कि अंततः जो है भाई इसकी जान बच जाएगी, या ये सर्वाइव कर जाएगा, या कुछ ना कुछ ऐसा कर लेगा कि भाई इसकी लाइफ कट जाएगी। संघर्षों के बाद में मैंने भी यही डिसीजन लिया। लेकिन जैसे ही मैंने D1 से आगे में चलित कुंडली पे गया, एक्चुअल पोजीशन ग्रहों की जब मैंने चेक करी, तो मुझे जो है सूर्य 8th हाउस में मिली। ठीक है, सूर्य 8th हाउस में मिले। अब लग्नेश सूर्य हैं, और मैंने जब दशा चेक करी तो 1-1.5 वर्ष, शायद जहां तक मुझे याद है 1-1.5 वर्ष ही गुजरा होगा। मतलब सूर्य में सूर्य की अंतर्दशा शायद खत्म हो गई थी। ठीक है, तो उसके बाद ही इनकी डेथ हो गई थी। और सूर्य, नॉर्मल बात, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि लग्नेश का टाइम पीरियड चल रहा था, लग्नेश की महादशा चल रही थी। उस टाइम पीरियड में इनके रोड एक्सीडेंट में जो है मृत्यु हो गई। सूर्य ना भी होते ना 8th हाउस में, अगर वो उच्च की अवस्था में होते तो ये बच जाते। ठीक है, हाथ पैर टूट जाते या कुछ भी हो जाता, लेकिन ये सरवाइव कर जाते। तो जब भी लग्नेश 6 बार में बैठेगा तो समझ लो मृत्यु दे सकता है। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। चंद्रमा 12वें भाव में, चंद्रमा यहां से 6ठे भाव को देख रहा है। ठीक है, तो 6ठे भाव में कैसी राशि है ये भी डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करें तो ऐसे व्यक्ति को शत्रुओं से चिंता होती है। ठीक है, क्योंकि सामने 7th हाउस है और 6th हाउस है। ठीक है, मामा की स्थिति कैसी रहेगी? सर अच्छी रहेगी, वो केयर मिलेगी मैटरनल साइड से। मतलब इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा भी देखा गया है कि मामा ही शत्रु बना बैठा है इसका। अच्छा, अब चंद्रमा की बात है, शुक्र की बात है, सूर्य की बात है, जब भी ये 12th या 2nd हाउस में पहुंचते हैं, खास तौर से 12th हाउस में, तो ये आंखों को पीड़ा देते हैं। आंखों में प्रॉब्लम होती है। चंद्रमा 12th हाउस में क्या कराता है? वो मांगलिक कार्यों में खर्च कराता है। मैं आपको खर्चा तो होगा, ये तो देखते ही पता चल जाना चाहिए। चंद्रमा 12वें भाव में है तो इसके जीवन के मोस्ट ऑफ द इवेंट जो है 12th हाउस से कनेक्टेड होंगे।
कोई काम जो है चंद्रमा, क्योंकि हर घटना में चंद्रमा का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो चंद्रमा क्या करेगा कि भाई 12th हाउस का हर घटना में फ्लेवर दे देगा। 12th हाउस के क्या क्या फ्लेवर है आप देखिए। हाँ जी, ठीक है। हर काम में रुकावट, हर डर। अगर यहाँ पे चंद्रमा पॉजिटिव है तो आप ये समझ लो कि अच्छे कामों में खर्च करेगा व्यक्ति, ठीक है। जैसे किसी की शादी कराना, कन्यादान कराना, उन सब चीजों में, दान पुण्य। नॉर्मली आप देखो 10th हाउस से जब आप काउंट करोगे तो 10th हाउस से गिनने पे 3rd हाउस पड़ता है, तो ये चाचा का हो गया, अंकल्स का हो गया। तो ये अंकल को भी चैन से नहीं बैठने देता। नॉर्मल की हम बात करें, नॉर्मल प्रिडिक्शन करोगे, उधर मामा से भी जो है अच्छे संबंध नहीं बनने देते, उनसे जो है हमारा प्रेम नहीं रह पाता, उनके साथ जो हमारे कनेक्शंस हैं वो अच्छे नहीं रह पाते। अब ये सैया सुख है, तो जब जीवन साथी के साथ में अगर मतलब संबंधों की बात करें तो एक टाइम वहां पे भी बहुत जल्दी जल्दी एक ऐसी इवेंट घटती है कि भाई अब मधुरता है उनके बीच में, क्योंकि सैया सुख है, रात्रि का सुख है, अब मधुरता है, अब कड़वाहट है, अब इमोशनली हम जो है कनेक्टेड हैं कुछ भाई चंद्रमा की, तो वहां पे भी आप देखोगे कि फ्लक्चुएशंस है। अब मंगल और शनि की राशि मिल जाए तो इंसान क्या करेगा, वो पाप पाप करने में अकल लड़ाता है, समझ रहे हो? उसका मन जो होता है ना, उसकी जो खोपड़ी काम करती है, वो पाप कर्म करने में वो अपनी जो तिगड़मबाजी बिगाड़ता है। चंद्रमा भोजन है, तो ऐसे व्यक्ति को नॉर्मली शास्त्रों में तो भोजन भट्ट कहा गया है, लेकिन आप ये समझ लो कि भूख बहुत लगती है, भोजन की हानि। पेट का निचले वाले हिस्से पे दृष्टि जा रही है। नॉर्मली छठे भाव में चंद्रमा हो तो व्यक्ति कम खाता है, भूख इतनी नहीं लगती है, वो अल्पाहारी होगा, लेकिन यहां भोजन भट्ट बिगाड़ के नाम बताया गया है। अब जब वो प्लानिंग करता है और जब वो प्लानिंग का जो भी उसका निष्कर्ष निकालता है और जब उसे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता है तो उससे हानि होती है। अगर वो विचार देखो, हमें लगता है कि भाई हमारे शत्रु नहीं है तो ये कुछ ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, समझ रहे हो? कहाँ शत्रु होते हैं, कौन पीड़ित कर रहा है, फलाना ढिमका। लेकिन जब आप एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में आओगे, जब आपके पास चार्ट्स आएंगे, केस आएंगे, आप बोलोगे कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। शास्त्रों में जो है बहुत सारी ऐसे जो है स्तोत्र रचे गए हैं जो शत्रुओं पे विजय दिलाने के लिए।
तो वो आज के टाइम में भी जो है काम करते हैं। अपराजिता माँ का नाम सुना, जो अपराजिता है, देवी का नाम अपराजिता। हाँ सर, सुना है। तो वो उन्होंने जो माँ भगवती ने अवतार लिया था वो इसीलिए लिया था कि जो मेरी उपासना करेगा, जो मेरी शरण में होगा, मुझे मैं कभी पराजित नहीं हूँ। और इसे आप रेमेडी के तौर पे भी दे सकते हो, ठीक है। कैसे देना है? अपराजिता, ये नाम ये है अपराजिता, ठीक है। ये 3 टाइप की इसकी जो है वैरायटी है। एक होती है व्हाइट, एक होती है पर्पल, एक होती है रेड। रेड जो है रेयर है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें व्हाइट से कोई लेना देना नहीं है। हमें जो मतलब है वो पर्पल वाली से है, या ब्लू वाली, आप समझ लो, ठीक है। इसका अंग्रेजी में नाम है बटरफ्लाई पी, ठीक है। और इसके पुष्प पे आप जो है, अगर मां काली को चढ़ाते हो, इसके पुष्प पे आप रक्त चंदन, यानी कि लाल चंदन, या फिर रक्त चंदन नहीं है तो सिंदूर वगैरह लगा के आप जो है मां भगवती को आप जो है अर्पित करो, खास तौर से सैटरडे को, ठीक है। अब ये किस चीज के लिए रेमेडी है? यह है कोर्ट केस के लिए। कोर्ट केस ए टू जेड किसी भी चीज के लिए हो सकता है। पति पत्नी का हो सकता है, पड़ोसी से हो सकता है, लड़ाई झगड़े से हो सकता है, मर्डर केस से रिलेटेड हो सकता है, फलाने में कुछ भी हो, मतलब हमें जीतना है। तो वो अब ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने मर्डर किया है या किसी ने कुछ गलत काम किया है तो हम उसे भी जिताने का प्रयास करें, ठीक है। जो सच्चा आदमी है, या जिससे कुछ ऐसी भूल हुई है जो उसने जानबूझ के नहीं की, वहां तक ठीक है। मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूं। अगर किसी ने किसी का जानबूझ के मर्डर किया और आप जो है उसको कर्मों के काटने के लिए उसके जो है उपाय बता रहे हो, तो भैया दोष तो हमें भी लगता है, ठीक है। अब आप मां काली को चढ़ा सकते हो, भगवान शिव को चढ़ा सकते हो, शनि देव को चढ़ा सकते हो, हनुमान जी को चढ़ा सकते हो, ठीक है। हनुमान जी के लिए भी कोर्ट केस के लिए आप चढ़ा सकते हो, शनि देव के लिए भी आपत्ति के, भगवान शिव से ए टू जेड कुछ भी, ठीक है। मां काली से भी। अपराजिता मां भगवती का मंदिर मिलना आसान नहीं है, खासतौर से हमारे यहाँ आसपास तो कहीं है नहीं, ठीक है। तो उनके बदले आप मां काली को चढ़ा सकते हो, वो उन्हीं का स्वरूप है। मां दुर्गा को ये नहीं चढ़ाने हैं, मां दुर्गा को ये पुष्प नहीं चढ़ते हैं, ठीक है। जब दूसरा केस क्या बनता है, इसमें ऑफ टॉपिक चल रहे हैं, दूसरा केस क्या बनता है? जब कोई बीमारी हमें पराजित कर देती है, जब हमें वो हरा देती है, हमें तोड़ देती है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप जो है हनुमान जी को, शनि देव को, शिव को, मां काली को ये आप अर्पित कर सकते हो, ठीक है। भगवान शिव को कैसे अर्पित करना है, आप इस पे जो है लाल चंदन लगा के कर सकते हो, ठीक है। हनुमान जी को कैसे करना है, जो ऑरेंज कलर का इनका सिंदूर होता है वो आप लगा के जो है इन्हें अर्पित कर सकते हो। भगवान शनि को कैसे करना है, थोड़ा सा सरसों का तेल लगा के उस पर 2-4 दाने काले तिल के चिपका के आप उन्हें अर्पित कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीजों के लिए काम में आता है। और अब इसका खिलने का टाइम बहुत ही, मतलब भगवान शिव ने भी, मैंने इसके बारे में पढ़ा था, भगवान शिव ने बोला कि भाई देखो, मैं इसकी महिमा जो जानता हूं केवल हाफ जानता हूं, आधी जानता हूं, और मुझसे भी आधी जो है विष्णु जानते हैं, और उनसे भी आधी जो है ब्रह्मा जानते हैं। कोई इसकी पूर्ण महिमा नहीं जानता पूरे तीनों लोगों में, समझ लो। तो ये इतना अच्छा जो है वो है। क्या टॉपिक चल रहा था नाम? अच्छा हाँ, शत्रुओं वाली बात। हाँ सर, चंद्रमा जब छठे भाव पे दृष्टि डालेगा 12वें भाव में बैठ के, तो
चंद्रमा को हम अपने हेल्थ से तो जोड़ते हैं, हेल्थ को लेके जो है व्यक्ति को परेशानी रहती है, चाहे वहां पे बलवान ही क्यों ना हो चंद्रमा। जितने भी आप ये ऐसी प्रॉब्लम्स देखते हैं कि भाई हिचकी की प्रॉब्लम है, पागलपन की प्रॉब्लम है, और या दौरे वगैरह की प्रॉब्लम है, ठीक है, अब चाहिए छोटी टाइम के लिए हो या लंबे टाइम के लिए, पागलपन है, मानसिक चिंताएं हैं, अवसाद है, नींद ना आना है, तो ये सब प्रॉब्लम जो है इसे परेशान करती है। इसके लाइफ में ऐसा भी टाइम आता है कभी कभी इसे मजबूरी में खर्च करना पड़ता, बाहरी खर्च, थोड़ा बहुत ही बाहरी खर्च आ पड़ता है और वो मजबूरी में से करना पड़ता है। चंद्रमा वहां है 12th हाउस से कनेक्टेड है, या तो ये भैया जेलर हो या हॉस्पिटल में जॉब करता हो तब जान बचे, या पागल खाने में कोई इसकी ड्यूटी लगी हो, नहीं तो इसे लाइफ टाइम जो है प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, क्योंकि वहां पे एनर्जी बैलेंस हो रही है। कोई जेलर है तो वो जेल में जा रहा है, 12th हाउस से वो कनेक्टेड है तो उसकी जान बच रही है, समझ रहे हो। एक जेलर में और जो जेल के अंदर जो कैदी है उसमें यही अंतर है बस। तो ऐसा व्यक्ति, जब मैंने आपको क्या बताया, चंद्रमा 12th हाउस में हो, इसकी खोपड़ी जो काम करती है वो पाप को मैनिपुलेट करके जो है घटना में कैसे कन्वर्ट करते हैं समझ सकते, तो धोखाधड़ी, लूटपाट, डकैती, इसी वजह से जो है इसे जेल जाना पड़ सकता है, इसी वजह से जो है इसके शरीर खराब हो सकता है, कोई हाथ पैर तोड़ सकता है, एक्सीडेंट तो हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, ठीक है। चंद्रमा चरित्रहीनता को भी रिप्रेजेंट करता है। 12th हाउस शैया सुख है, बेड का सुख है, तो ये विवाह के बाद में भी जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को भी जो है बढ़ा देता है। कोई भी रिजल्ट केवल ऐसे नहीं बोल दे रहा हमें 12th हाउस में चंद्रमा ये हो जाएगा, फिर साथ में अभी तो हम ऐसे ही नॉर्मल बात कर रहे हैं, लेकिन फिर जो एक्चुअल जो रिजल्ट है वो राशि कौन सी है, दृष्टि किसकी है, साथ में कौन है, तब जाके जो है सर अगर जैसे ऐसे चंद्रमा होता है जैसे 12वें भाव में है, जैसा आपने बताया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, अगर इस पे जुपिटर की दृष्टि आ गई तो क्या इसके वो कम हो जाएंगे? हाँ जी, काफी हद तक कम हो जाएंगे, लगभग लगभग 90 to 95% कम ही हो जाएंगे। देखो गुरु क्या है, उन्हें गुरु ऐसे ही नहीं कहते हैं, समझ रहे जी। हो? गुरु के आगे शनि भी जो है बहुत ज्यादा उपद्रव नहीं कर पाते हैं, मंगल जो है बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं हो पाते, सूर्य का तेज, सूर्य का कोप वो भी कम हो जाता है, सूर्य जो कठोरता से जो रिजल्ट देते हैं उसमें भी कमी आ जाती है। अगर लग्न में है सूर्य और गुरु तो देखो उसमें सूर्य में और गुरु में एक चीज कॉमन है, बताओ क्या है, वो है ईगो, दोनों में ईगो है, तो फिर इंसान जो है ईगोइस्टिक हो जाएगा, ठीक है? अपने रुतबे को लेके, अपनी पहचान को लेके, अपने ज्ञान को लेके उसमें ईगो कोट कोट के भर जाएगा। लेकिन अगर लगन में शनि है, वो सूर्य है और उनपे जुपिटर के एस्पेक्ट जा रही है, तो वो ईगो को कम करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हुई है कि भाई ईगो कम करना है, अब मुझे उतना क्रूरता से शासन नहीं करना है, अब मुझे ज्ञान है उस चीज का कि भाई लोगों की भलाई कैसे करनी है।
और सर शुक्र हो, 12th हाउस में चंद्रमा हो शुक्र की, तब भी तो ऐसे ही होगा ना। शुक्र हो तो आप ये लगा लो, मुझे बताने की जरूरत नहीं। वैश्यावृत्ति में पैसा खर्च होना, लग्जरी पे खर्च होना, स्त्री पे खर्च होना, अपनी स्त्री पे खर्च होना, पराई स्त्री पे खर्च होना, ठीक है, विदेश जाना, शराब पीना, महंगी महंगी वाइन्स पीना, ये भी तो देता है। चंद्रमा खुद अकेला जो है व्यक्ति को नशेड़ी बना सकता है, अगर नीच का हो या शनि की राशि में, ठीक है। देखो, चंद्रमा हो या कोई भी ग्रह हो, जैसे आपने बोला कि चंद्रमा के साथ में शुक्र हो, ठीक है, तो डेफिनेटली, क्योंकि शुक्र अकेला 12th हाउस में हो तो भी आंख में प्रॉब्लम देता है, चंद्रमा भी वहां पे आंख में प्रॉब्लम देता है, सूर्य भी आंख में प्रॉब्लम देता है। तो चंद्र और शुक्र आपको दो पॉइंट मिल गए, दो ग्रह से मिल गए, जिसके बारे में आपने सुना है कि भाई चंद्रमा अकेला हो तो ये आंख में प्रॉब्लम देता है, शुक्र अकेला हो तो आंख में प्रॉब्लम। जब दोनों ग्रहों से एक जैसा रिजल्ट आता है तो निश्चित तौर पे आप मान लो कि भाई आंख में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चंद्रमा यहां पे वो वास्तव में, चलो और भी ग्रह हैं, लेकिन हम चंद्रमा का, चाहे वो दोषी हो या ना हो, चाहे वो पापी हो या ना हो, चाहे उसने लूटपाट करी हो या ना करी, लेकिन चंद्रमा 12th हाउस में बैठा हो तो फंसा देता है, चाहे उसने गलती ना करी, चाहे वो पापी ना हो, चाहे कुछ ना करा हो। शनि की राशि में हो, मंगल की राशि में हो, सूर्य की राशि में हो, या धनु राशि में हो, तो ऐसे जुड़े जाल में फंस जाता है। यहां पे चंद्रमा थोड़ा सा अफ्लिक्शन में हो जाए, खास तौर से शनि की राशि में, डेली पीना, इसे डेली शराब पीनी। और मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति देखा नहीं है कि जो डेली शराब पीता हो और उसकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है, या घर में लड़ाई झगड़े ना होते हैं, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, ठीक है, तो वहां फिर जो है मैरिड लाइफ भी खराब हो सकती है। चंद्रमा पे लांछन भी लगे हुए हैं, तो आप इसके चंद्रमा वहां पे 12th हाउस में हो तो भाई लांछन लग सकता है, उसे फंसाने की किसी केस में, ऐसे में, या किसी से, मतलब विवाह के बाद में कुछ जो संबंध होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, उनके चक्कर में जो फंसाने की कोशिश की जाती है, या ऐसा कुछ करता भी है तो फंसने के काफी अच्छे चांसेस होते हैं। चंद्रमा 12th हाउस में हो, विदेश गमन का अच्छा योग है, विदेश जा सकता है, अपना घर विदेश में बना सकता है, विदेश से यात्राएं हो सकती है, ठीक है। हम्म, और क्या हो सकता है?
तो जैसे आपने बताया कि अगर शुक्र होता है तो स्त्रियों पे खर्चा होता है, तो अगर चंद्रमा होता है तो क्या फिर ये है कि जैसे माँ के ऊपर खर्चा होगा या बिल्कुल अस्पताल? हाँ। बिल्कुल, मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जो चंद्रमा के कारकत्व है वो 12th हाउस से जुड़ गए हैं। क्या पता है हम्म, इनकी जो है माँ बेड रिडन है, हाँ जी। क्या पता इनकी माँ जो है विदेश गई हो। हम्म। और सर अगर इसमें राहु हो जाएगा तो ये बढ़ ही जाएगा ये सब और ज्यादा। देखो चल राहु अकेला 12th हाउस में व्यक्ति को पाप कर्म की तरफ लेके जाता है। नहीं, अगर से चंद्रमा के साथ राहु होगा तो फिर बढ़ोतरी हो जाएगी सब। बढ़ोतरी हो जाए, क्योंकि मैं अकेले राहु की मैं बात कर रहा हूं, तो वो अभी जैसे हमने शुक्र की बात करी और साथ में चंद्रमा की बात करी आंख के मैटर में, तो आप वहां पे 100% श्योर हो जाओगे कि भाई लाइफ में कभी ना कभी आंख में प्रॉब्लम होगी, हो सकता है आंख गंवानी पड़ जाए। ठीक है, तो चंद्रमा वहां पे ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं और राहु और पहुंच जाए, ठीक है, और चीजों को बढ़ा देंगे फिर, और वो भी नेगेटिव रूप में। अब जैसे इसके साथ में अगर चंद्रमा के साथ में मंगल जुड़ते हैं तो चंद्रमा यानी कि मन पे थोड़ा सा सर मंगल का आ जाएगा, यानी कि थोड़ा हम व्यक्ति गुस्से वाला हो जाएगा, अचानक से हानि का बोझा पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति जो है अचानक से किसी पे हमला कर सकता है, या इन पे अचानक से किसी का हमला हो सकता है, हिंसक कार्य कर सकता है, लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, आप देखो शास्त्रों में कहा गया है, मतलब शास्त्रों में भी कहा गया है, इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताए गए हैं। देखो चंद्रमा प्लस मंगल, ठीक है, अभी थोड़ा सा हम समझते हैं। अब जो बेसिक चीज है वो यही है, चंद्रमा मन है, मंगल जो है एक सेनापति है, एक उग्र चीज है, लड़ाई झगड़ा है, यही तो चीज है। तो जब मन पे इन चीजों का, आक्रामक चीजों का असर आएगा तो निश्चित तौर पे व्यक्ति जो है शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएगा, उसे जल्दी गुस्सा आ जाएगा, वो आक्रामक हो जाएगा। इसका दूसरा पहलू क्या है, चंद्रमा प्लस मंगल जो है एक गौरी योग बनाते हैं, ठीक है, तो ये धन के लिए अच्छा है, एक सेनापति के लिए अच्छा, गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छा है, सेना में जाना हो, बेल्ट की जॉब करनी हो, आईपीएस बनना हो, उसके लिए ठीक है, लेकिन नेगेटिव भी है इसका। अब चंद्रमा को हम आय से जोड़ते हैं, ठीक है, तो आय में प्रॉब्लम होती है, स्थिरता नहीं होती। ठीक है, शत्रु भी फंसा सकते हैं, क्योंकि वहां पे 12th हाउस में बैठ के वहां पे देख रहा है, मामा, खुद का मामा भी हमें प्रॉब्लम में डाल सकता है। लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति भी हमें ट्रबल कर सकता है जिसके साथ हम कंपीट कर रहे हैं, जिसके साथ में हम जो है कंपटीशन कर रहे हैं किसी भी चीज का, वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो हमें फंसा सकता है। बहुत सारी लाइफ में ऐसी इवेंट होंगी जो इवेंट हमें उकसाएंगी खर्च करने के लिए। चंद्रमा पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। चंद्रमा पे कंट्रोल करना मतलब मन पे कंट्रोल करना। जिसने मन पे कंट्रोल कर लिया वो तो सन्यासी हो गया ना, लेकिन नहीं हो पाता है। तो ऐसा ही जब भी इसके पास धन आएगा तुरंत जो है आप देखोगे कि खर्च भी वैसे ही होगा, और अचानक से खर्च करना, बिना सोचे समझे खर्च करना। अगर बुध का जो है वहां पे कॉम्बिनेशन
टेंशन आ जाता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? अब बुध जो है चंद्रमा से भी परेशान है, समझ रहे हो? ऐसा क्योंकि हमारे जो बुध है वो पढ़ाई है। बुध कौन है? बुध हमारे जो है वो पढ़ाई है, हमारी स्टडी है, ठीक है। तो अब जो है पढ़ाई में प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, अब आप देखो कि बुध हमारा व्यापार है, यानी कि बिजनेस है। तो ऐसा व्यक्ति अगर फॉरेन ट्रेड वगैरह कर रहा है तो ठीक है, क्योंकि 12th हाउस की एनर्जी वो भी पॉजिटिव मिलती है। विदेश में जाके जो है सेटल होके, विदेश में पढ़ाई के लिए ठीक है, चंद्रमा बुध विदेश में जाके पढ़ाई के लिए ठीक है, क्योंकि 12th हाउस की जो एनर्जी है वो बैलेंस होगी। ऐसे ही अगर चंद्रमा और बुध का कॉम्बिनेशन 12th हाउस में है तो उसे विदेश जाके या तो बिजनेस करे या पढ़ाई करे, वो ठीक है। ऐसा व्यक्ति अगर इस पे कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट आ रहा, ठीक है, लेकिन आप ये समझो, नहीं तो फिर योजनाएं बनती हैं दूसरे के बिजनेस को हानि पहुंचाने की, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो व्यक्ति खुद ही जो है सफल हो जाता है। ऑनलाइन बिजनेस है, ठीक है, विदेश से वो कर सकता है अगर थर्ड हाउस का कुछ कॉम्बिनेशन आ जाए इनके साथ। थर्ड हाउस ऑनलाइन चीजें, चुगली करना, चपाटी करना, दूसरों बयान गलत करना। चंद्रमा बुध 12th हाउस में बयान गलत देना। चंद्रमा बुध शनि की राशि में हो या राहु के साथ हो या राहु की दृष्टि में हो, डॉक्यूमेंट्स में हेराफेरी करता है। जब एक लग्न में चंद्रमा बुध की राशि में, मैं प्रश्न कुंडली की बात कर रहा हूं कि जब कैसे पता करें कि भाई सामने वाला जो आया है हमारे पास में वो झूठ बोल रहा है, हमें टेस्ट करने आया है, या षड्यंत्रकारी है, या हमारी टांग खींचने आया, मतलब आप समझ सकते हैं। तो उसमें चंद्रमा बुध राहु का ही कॉम्बिनेशन है। अगर यहाँ पे गुरु का प्रभाव हो तो काफी हद तक चीजें संभाल में आ जाती है, क्योंकि 12th हाउस के लॉर्ड जो है गुरु, और चंद्रमा को गुरु की सपोर्ट मिलते ही चंद्रमा जो है समझदार हो जाता है, उसकी चंचलता बहुत कम हो जाती है, वो सही सही रास्ते पे चलता है। चंद्रमा और गुरु का कॉम्बिनेशन मतलब आप समझ लो, इसका नाम है गज केसरी योग। लेकिन क्या है,
12th हाउस में वो इतना धनदायक नहीं होता है, उतना फेमस नहीं बना, मतलब ना के बराबर ही बनाएगा, केवल बात भर होंगी, लेकिन कम से कम चंद्रमा की तो जो प्रॉब्लम है वो तो मिनिमाइज हो जाएंगी ना हमारे। ठीक है, आज क्लास थोड़े टाइम के लिए ही, कल से हम मंगल के विषय में जो है बात करेंगे। जी सर। इसमें अगर कोई डाउट है तो मुझे बता देना, नोट कर लेना, कल हम इसके बारे में डिस्कस